नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारिसारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां संस्कृत के बाद देखिएगा अगला अपना शब्द दूसरा भाषा। 4 शब्दों की चर्चा करने वाले हम। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि क्या है। तो संस्कृत को हमने डिटेल में समझा कि संस्कृत की व्युत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत का पाठ्यक्रम स्थान क्या है, संस्कृत का आज जो वैकल्पिक रूप आप देख रहे हैं भाषा में, त्रिभाषा फॉर्मूला में, उसके पीछे कितने आयोगों में कौन कौन सी बातें कही गई, जब जाकर के हमने आज संस्कृत को इस रूप में देखा है। अगला जो हमारा शब्द है उस शब्द का नाम है दोस्तों भाषा। भाषा की चर्चा हम व्याकरण की क्लासों में भी करते हैं, पर मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी बातें डिटेल में हम यहाँ करेंगे। आओ हम प्रारंभ करते हैं। तो शब्द कौन सा है हमारा? भाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पर, क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके संस्कृत की व्युत्पत्ति से, व्याकरण की व्युत्पत्ति से, या यूं कहूं कि शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति से, पाठ्यक्रम की व्युत्पत्ति से ऐसे आ जाते हैं। व्युत्पत्ति में यदि हमें बात करूं कि भाषा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ पर एक सामान्य आपका धातु है और धातु का नाम क्या है? भाष। यानी भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की एक धातु से हुआ है और उस धातु का नाम क्या है? भाष धातु। प्यारे साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ कि बताइए भाष धातु का अर्थ क्या है, तो लिखा है कि भाष वक्तायाम वाची। भाष वक्तायाम वाची। कहा कि भाष धातु का जो अर्थ होता है वो होता है वक्ता या वाची अर्थ। कहा वक्ता का मतलब, कहा भाई साहब वक्ता का मतलब या तो कथन करना, या यूं कह लो अपनी भाषा में सीधा कहें तो कहना। अच्छा, वक्ता और वाच का एक ही अर्थ होता है, बस इसको 2 रूपों में कहा गया है। तो कहा कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है? कहना होता है ना। भाषते मतलब कहता है, या यूं कह लीजिए कथन करना होता है, कोई बात कहें। तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की धातु से हुआ, इसका नाम क्या है? भाष। और भाष धातु का अर्थ संस्कृत में ही यदि हमसे पूछे, वह हिंदी का पेपर होता तो तब तो हम लिख देती कहना अर्थ होता है, लेकिन वहां तो संस्कृत आएगी। हमसे कहेगी भाष का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे वक्तायाम वाची। धातु का नाम क्या है? भाष है। इसी भाष धातु से संस्कृत में एक प्रत्यय किया जाता है, उस प्रत्यय का नाम होता है दोस्तों अप्रत्यय। जो संस्कृत के व्याकरण के विद्यार्थी हैं वो समझ रहे होंगे, सूत्र लिखा है पाणिनि ने गुरोश्च हलः। सूत्र का नाम क्या है? गुरोश्च हलः। गुरोश्च हलः सूत्र के द्वारा हलंत धातु से, भाष धातु से आपका कौन सा प्रत्यय हुआ? अप्रत्यय। अब जब आपने अप्रत्यय किया है तो बताइए भाष में श तो व्यंजन है ना, और उस व्यंजन में आपका कौन सा प्रत्यय मिलेगा? अप्रत्यय। तो शब्द क्या बन गया आपका? भाषा। उसी को आप आगे जाकर के स्त्रीलिंग में ले जाना चाहते हैं, और स्त्रीलिंग में वहां पर एक आपका प्रत्यय होता है जो आप पढ़े हैं, याद कीजिए, बाल से बाला, वत्स से वत्सा, पढ़े हो ना आप। उसी तरह से भाष धातु से अकारांत हुआ, तो वहां पर भी आप टाप प्रत्यय करेंगे, अंत में आ जुड़ेगा, आगे अ और पीछे आ है। इस प्रकार से आपका जो अंतिम शब्द बनके तैयार हो जाता है उसका नाम क्या है? भाषा। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि भाषा शब्द जो बना है वो शब्द कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। इसलिए हम कहते हैं कि भाषा जन्म ली है, भाषा मर गई, भाषा कही गई, भाषा कहा गया नहीं बोलते हम। तो संस्कृत की एक धातु भाष, जिसका मतलब वक्तायाम वाची यानी कथन या कहना होता है, उसी भाष धातु से अप्रत्यय हमने गुरोश्च हलः सूत्र से किया, भाषा बना। भाषा के बाद टाप का आ जोड़ा तो हमारा स्त्रीलिंग में एक शब्द बना, इसका नाम क्या है? भाषा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, व्युत्पत्ति लब्ध जो अर्थ है उसका मतलब ये हुआ
यानी हम अर्थ पढ़ें कि इसका वास्तव में अर्थ क्या निकल के आता है, तो हम अर्थ के लिए कहेंगे कि भाष्यते अनया यासा भाषा। संस्कृत के लिहाज से यदि मैं इसकी व्युत्पत्ति वाली बात करूं तो भाष्यते अनया, अनया मतलब जिसके द्वारा, जो, सा, वह, बताइए बराबर क्या कहलाती है, भाषा कहलाती। इस लाइन को पढ़ेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। भाष्यते कहा जाता हो या कहा गया है, अनया जिसके द्वारा, या जो, सा मतलब भाषा। तो जिसके द्वारा कुछ कहा जाता हो, जिसके द्वारा कुछ कथन किया जाए, जिससे कुछ कहा जाए या जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, बस जिसके द्वारा आपने कुछ कह दिया उसी का नाम मतलब होता है भाषा। तो जिसके द्वारा हम कुछ कहें, अपनी बात को रखें, उसका नाम क्या होता है, भाषा। ये तो सामान्य भाषा शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हो गया कि भाषा जो मतलब है शब्द, उसका मतलब है जिसके द्वारा कहा जाता है, उसको हम भाषा कहते हैं। अब कुछ अलग अर्थों में कुछ बातें मैं आपके सामने लेकर चलता हूँ कि वास्तव में यदि सामान्य अर्थ हम यदि पढ़ें कि सामान्य जो अर्थ है कि भाषा वास्तव में है क्या, किसको हम भाषा समझें, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत सारी बातें हैं कि मानव अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए कई सारे माध्यमों का प्रयोग करता है। हम मनुष्य होने के नाते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जब कोई व्यवहार करते हैं तो मानव अपने व्यवहार के लिए, मानव व्यवहार का मतलब बातचीत मान लीजिए आप, तो मानव अपने व्यवहार के लिए कई प्रकार के संकेतों का भी प्रयोग करता है, कई प्रकार के इशारों का प्रयोग भी करता है, कई प्रकार के संकेत या इशारे वो करता है, इशारों का प्रयोग करता है और इनके द्वारा अपने व्यवहार को संपादित करता है। और ये जोरदार भी होते हैं। मैंने आपसे यूँ करके कुछ कहा, इसका मतलब समझ के आप चले जाओ, इसका मतलब बैठ जाओ, गुस्सा आंखें निकाली, मैंने चौड़ी कर ली, इसका मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, इस प्रकार का मैंने भाव किया, इसका मतलब मैं खुश हूँ, इस प्रकार मैंने आपको शाबाशी दी है। तो कई सारे संकेत या इशारे होते हैं, इनमें से कुछ शाब्दिक संप्रेषण के संकेत या इशारे हैं और इसी प्रकार कुछ आपके अशाब्दिक संप्रेषण के इशारे या संकेत होते हैं, यानी कुछ ऐसे ही जिनमें शब्द भी होते हैं, इस प्रकार से भी हो सकता है और कभी कभार बिना कोई शब्द किए भी इस प्रकार का हो सकता है। तो मानव अपने जीवन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जब व्यवहार करता है, कोई अपनी बात को पहुंचाने का कार्य करता है, तो वहां कई प्रकार के संकेत और इशारों का प्रयोग करता है ना, और वो सब क्या है, भाषा के ही रूप होते हैं। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं या शिक्षाविद हैं, वर्तमान के जो आपके आधुनिक शिक्षाविद आप जिन्हें कहते हैं, वो आधुनिक शिक्षाविद ये मान के चलते हैं कि यार भाषा क्या है। तो आधुनिक जो विद्वान मान लीजिए या शिक्षाविद मान लीजिए, शिक्षा शास्त्री आप कुछ भी कह लीजिए, वो ये कहते हैं कि भाषा वो है जिसमें ध्वनि होती है ना। भाषा कौन है, जिसमें क्या हो, ध्वनि होती है। यानी भाषा उसी को कहेंगे जिसमें पहली बात तो क्या हो, बोले ध्वनि हो, और दूसरी बात बोले वो ये हो कि उसके द्वारा विचार प्रकटीकरण किया जाए, यानी विचारों को क्या किया जाए, प्रकट किया जाए। जिसमें ये चीज पाई जाती हो, दोनों चीजें पाई जाती हो, उसी का नाम बताइए इन्होंने क्या माना है, भाषा माना है। इसका मतलब भाषा के लिए दो चीजें जरूरी हो गई। भाषा के लिए तो उसमें ध्वनि होना आवश्यक है और दूसरी बात यह कि उसके द्वारा विचारों का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। अब जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ सर्वसामान्य नियम से कहने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक सर्वश्रेष्ठ ध्वन्यात्मक माध्यम है। लिख सकता हूँ ना मैं इस परिभाषा को, और आप याद भी रखिएगा क्या लिखा मैंने कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का, इस विचारों के आदान प्रदान को हम विचार विनिमय भी कह देते हैं, एक ही बात है ना। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान, और इसी आदान प्रदान को शॉर्टकट में एक शब्द में हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विनिमय। तो विचारों के आदान प्रदान का ध्वन्यात्मक, कैसा वाला, ध्वन्यात्मक सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम माध्यम है, सर्वोत्तम माध्यम है। अब इसमें तीन शब्दों को लेकर मैं थोड़ी आपके साथ चर्चा करूंगा। अब इसको परिभाषा भी मान लीजिए, सामान्य आप सामान्य अर्थ भी मान लीजिए। सबसे पहला तो क्या लिखा है मैंने कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का। सबसे पहली बात, इसका मतलब भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। हम मनुष्य हैं, मानव हैं, और हम व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करना चाहते हैं। दूसरी बात है कैसा वाला, ध्वन्यात्मक, और कैसा, सर्वोत्तम। समझ में आ रही मेरी बात। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वोत्तम ध्वन्यात्मक माध्यम या ध्वन्यात्मक सर्वोत्तम माध्यम है। तीन चीजें मैंने यहाँ ली, आप यदि समझ पा रहे हो बात को। सबसे पहली बात तो यह है कि ये विचार विनिमय का साधन है, यानी इसके द्वारा विचारों का क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है। किसका विनिमय करेंगे आप, विचारों का।
है ना। अभी आगे मैं और इसको लूंगा, विचारों का विनिमय किया जाएगा, भाव का विनिमय किया जाता है, मनोदशा का विनिमय किया जाता है। तो इसके द्वारा किया जाता है किसका, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी विचार विनिमय किया जाता है। तो ये एक तो होगी आपके विचार विनिमय का साधन। साधन का मतलब ये साध्य नहीं, हम भाषा इसलिए सीखते हैं, हम इसलिए नहीं सीखते कि हम भाषा जानना चाहते हैं, हम इसलिए सीखते हैं कि हम व्यवहार कर सके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। और दूसरी बात क्या लिखी मैंने, दूसरी बात ये लिखी है कि वास्तव में सर्वोत्तम माध्यम है। कैसा माध्यम है भाई, सर्वोत्तम माध्यम है। और तीसरी बात जो मैंने लास्ट में लिखी है वो लिखी है कि ये ध्वन्यात्मक माध्यम है ना। ये तीन चीजें अपने आप में भाषा विज्ञान की बातें हैं। कैसा माध्यम है ये, ध्वन्यात्मक माध्यम है। एक एक शब्द को थोड़ा मैं लेकर चलता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला कि भाषा विचारों के विनिमय का साधन है। मैंने अभी बोला आपसे कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी मनोदशाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमें किसी न किसी साधन के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो साधन जो होता है उसी का नाम क्या होता है, आपका भाषा। पहली बात। दूसरी बात कि वैसे हमारे मानव जीवन में हमारे पास में कई सारी चीज़ें होती, मैंने अभी भी कहा आपसे कि कई सारे इशारों से भी हम अपनी बात कह सकते हैं, कई सारे संकेत के माध्यम से भी हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इन सब के द्वारा कभी कभार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कई बार आपने इशारा किसी को करना चाह रहा, इशारा लग किसी के गया, है ना, तो इशारा तो आप करेंगे लेकिन खोपड़ी में आपके जूते भी पड़ सकते हैं। कई बार संकेतों के माध्यम से अपनी बात हम पहुंचा पाते हैं, लेकिन कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपसे इशारा किस बात के लिए कर रहे थे, सामने वाला कुछ और ही बात में ले गया हो, तो इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। लेकिन जब आप भाषा के द्वारा कह करके अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं, तो जिस रूप में आप बताओगे ना, जिस रूप में आपने किसी को बात कही है ना, उसी रूप में आगे वाला भी उसको समझता है। याद रखिएगा, मैंने बोला आपको कि दो प्रकार के भाषा में या विचार विनिमय के माध्यम हैं। कुछ विचार विनिमय के साधन शाब्दिक हैं और कुछ कैसे हैं, आपके अशाब्दिक हैं। तो ये इशारे करना, संकेत करना, ये आपके लगभग इस रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो ध्वनि है, भाषा जो होती है वो शाब्दिक माध्यम होती है, इसलिए इसको सर्वोत्तम माध्यम कहा गया। जैसा आप कहेंगे वैसे रूप में आप स्वीकार उसको करते हैं। यहाँ कभी अर्थ का अनर्थ नहीं होता। आप स्वयं ही चाहते हैं कि मुझे जूते खाने हैं, तो आप किसी बात को अनर्थक बात, बेकार बात कहेंगे तो फिर तो जूते पड़ने ही है ना। तो इसमें जैसा कहा जाता है वैसा ही स्वीकार किया जाता है। तो अन्य माध्यमों के द्वारा हो सकता है अर्थ का अनर्थ हो जाए, लेकिन भाषा के द्वारा कभी अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। और तीसरी जो बात मैंने इसमें लिखी है उसका नाम क्या है, ध्वन्यात्मक माध्यम है। अर्थात भाषा में क्या होती है, ध्वनि होती है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी हमने तो सुना है भाषा में ध्वनि के साथ साथ लिपि भी होती है। तो मैं आप सभी विशेषताओं में बातें करूंगा कि वास्तव में भाषा के रूप ही दो होते हैं। किसी भी दुनिया की कोई भाषा हो, उस भाषा के दो स्वरूप आप पढ़ते हैं। कितने स्वरूप, दो। एक स्वरूप आपका होता है ध्वनि का स्वरूप, जिसको आप कहते हैं मौखिक स्वरूप भी कह देते हैं, और एक आपका स्वरूप होता है दूसरा जिसका नाम लिपि वाला स्वरूप, जिसको आप लिखित स्वरूप भी कह देते हैं। और भाषा के चार कौशलों में आगे जाकर इन्हीं को लेकर हम पढ़ते भी हैं कि भाई साहब जो मौखिक स्वरूप है उसमें दो आते हैं आपके, जिसमें एक का नाम सुनना यानी श्रवण आता है, और एक का नाम वदन बोलना यानी भाषण आता है। इसी में आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि लिखित में भी दो बातें आती हैं। लिपिबद्ध जो है उसका शुद्ध उच्चारण अर्थ के साथ करना पठन है, और एक जो लिपि के द्वारा अपने विचारों की व्यक्त करना लेखन है। और इन्हीं को आप भाषा के चार कौशल, चार अवयव भी कह देते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से हम डिटेल में कि भाषा के दो स्वरूप हैं, ध्वनि और लिपि का स्वरूप, मौखिक और लिखित स्वरूप, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन के रूप में। लेकिन हमसे कोई ये प्रश्न करे कि वास्तव में भाषा किस रूप में होती है, तो भाषा तो इशारे की थी, यानी संकेतात्मक भाषा होती है। उसी को सबसे पहले हमने किस रूप में ढाला, ध्वनि में। आप लोगों ने यदि भाषा विज्ञान का थोड़ा अध्ययन किया हो तो वहाँ ध्वनि के कई सारे सिद्धांत आते हैं, जो ध्वनि को उत्पत्ति या भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत कहे जाते हैं। कि कई सारे पशु पक्षियों की आवाज़ें, तो आवाज़ क्या है, ध्वनि तो है, उनको हमने विशेष में ढाला। कई सारे धातु पर कोई धातु गिरी है, चोट हमने पहुंचाई, तो उसके रणन का सिद्धांत, उससे भी भाषा का आविष्कार हुआ। कई बार बिजली के चमकने से, बादलों की गड़गड़ाहट से, नहीं जाने कितनी सारे ऐसी क्रियाएं, गतिविधियां हैं जिनसे आवाज़ें होती हैं, ध्वनियाँ होती है। उन्हीं ध्वनियों को हमने संकेतों में सेट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, और उसी व्यवस्थित विधा का नाम ही क्या हुआ, आगे जाकर भाषा। संसार की आज भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके वास्तव में ध्वन्यात्मक रूप ही देखे जाते हैं, जरूरी नहीं उनके लिखित रूप हों। लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं मिलेगी जिसका लिखित रूप ही हो, ध्वनि रूप ना हो। तो दो बातें याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि भाषा होती दो रूपों में है, मौखिक और लिखित में, ध्वनि और लिपि रूप में। लेकिन मुख्य तो जो भाषा का रूप होता है वो वास्तव में कौन होता है, आपका मौखिक रूप ही होता है, यह मुख्य रूप है।
यानी भाषा मुख्यतः मौखिक होती है। हालांकि सांकेतिक शब्द भी आप प्रयोग करते हैं, आप बताऊंगा मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन दोनों में यदि छांटना हो तो वास्तव में भाषा का मुख्य रूप क्या होता है? ध्वनि रूप होता है। यानी भाषा में आवाज होती है, भाषा में कुछ सुनाया जाता है, कुछ सुना जाता है। भाषा का सबसे प्रथम जो रूप स्वरूप रहा होगा वो आपका ध्वनि रूप ही था। आगे जाकर बात कह दी आपने, सुन ली, हो सकता है हम भूल जाएं। उसको हम स्थायी कैसे दें? उस स्थायित्व रूप के लिए, स्थायी करने के लिए हमने लिपि का आविष्कार किया और फिर जाकर के हमने लिखित रूप भाषा का देखा, जो प्रकट रूप कहलाता है ना। तो भाषा के स्वरूपों में ध्वन्यात्मक माध्यम सर्वोपरि, इसलिए मैंने शब्द को रखा कि ध्वन्यात्मक माध्यम है। तो भाषा क्या है? भाषा विचार विनिमय का साधन है, भाषा विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है और भाषा विचार विनिमय का एक ध्वन्यात्मक माध्यम है। इसी को लेकर आगे हम कई सारी परिभाषाओं के माध्यम से हम पढ़ते भी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।